ठीक है भाई। तो जो अपना शेड्यूल था आज वाला वो बेसिकली आयनिक एंड केमिकल इक्विलिब्रियम यही था ना। तो वैसे तो तुम रिवाइज कर चुके होगे, अब सीधा हम लोग सेलेक्टेड पार्ट पे बात करते हैं। तो असाइनमेंट तो तुम्हें मिल गया है शायद बाहर से, नहीं मिला तो क्लास के बाद मिल जाएगा, ठीक है ना। तो अब इसमें दोनों ही ले रखे हैं मैंने सेलेक्टेड क्वेश्चन, केमिकल के भी एज वेल एज आयनिक के भी। अब इसमें पहले हम लोग आयनिक पर बात कर लेते हैं कि थोड़ी डिटेल में कि क्या क्या कहाँ कहाँ से पार्ट पूछा जा रहा है, और कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चन जो काफ़ी अच्छे पूछे गए हैं इसमें जेई में। जैसे आयनिक में अगर देखोगे तो ज़्यादातर तुमसे जो पूछा गया है वो, हाँ पीएच कैलकुलेशन तो खैर पूरे आयनिक में ही पूछा जाता है, लेकिन उसमें भी अगर देखोगे तो क्वेश्चंस बफर पे आए हैं, सॉल्ट्स पे आए हैं, और सॉल्बिलिटी में भी जो स्पेशल केसेस हैं उन पर आए हैं। मतलब डायरेक्ट कोई केएसपी वाला क्वेश्चन सीधा सीधा नहीं आ गया है, कहीं साइमल्टेनियस सॉल्बिलिटी का आ गया है, कहीं कॉमन आयन इफेक्ट पे आ गया है, या बफर सॉल्यूशन में सॉल्बिलिटी पर आ गया है। तो इन सारे पार्ट्स को कवर किया गया है और ठीक ठाक ही क्वेश्चन पूछे गए हर बार, कभी आसान आया होगा बट ज़्यादातर केस में आयनिक में ठीक ठाक ही क्वेश्चन है जेई एडवांस पर। तो जैसे एक बार हम लोग समराइज करें जरा भाई, क्वेश्चन किस किस पार्ट के हैं। पहले मैं आयनिक की ही बात कर रहा हूँ, केमिकल इसके बाद में देख लेंगे। क्लोज वाला नहीं कुछ, अरे ये तरीका है, ठीक है। तो पहले जरा इसमें चेक कर लेते हैं और फिर उसके बाद हम लोग फोकस करेंगे प्रॉपरली हर पार्ट पे। देखो 8वां क्वेश्चन है, जैसे आयनिक का है, किस पार्ट पे लग रहा है? हाइड्रोलाइसिस ही तो है, तो सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस शॉर्ट में। सेकेंड, ये 2004 का क्वेश्चन है। 9 नंबर जो है 2005, ये किसका लग रहा है? ये पीएच कैलकुलेशन में है, लेकिन अगर देखो तो 0.1 मोल तो बेस के हैं और 0.08 मोल एसिड के हैं। किसका क्वेश्चन है एग्जैक्ट? अरे बेस में एसिड डाल लो, एसिड का मैं बफर बनाएगा कि नहीं? तो ये बफर का क्वेश्चन है तो सारे पीएच वाले ही, लेकिन थोड़ा स्पेसिफाई हम कर रहे हैं, फिर पर्टिकुलर उस पर जाएंगे। है बफर का? दिखा कि नहीं? नहीं दिखा तो मतलब थोड़ा गड़बड़ है मामला। अच्छा, तीसरा जो 10 नंबर है वो H+ आयन इक्विवेलेंस पॉइंट पे पूछा है, और देखो एसिड सॉरी बेस डालना है, एसिड डालना है, तो इक्विवेलेंस पॉइंट पे तो सॉल्ट ही होगा ना, इसका मतलब सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस का केस है। अगला बेसिक क्वेश्चन है सॉल्बिलिटी पर, हम जस्ट चेक कर रहे हैं फिर उसके बाद फोकस करेंगे। इससे अगला 12 नंबर, बफर सीधा दिख ही रहा है, आइडेंटिफाई करना है कि कौन से पॉसिबल बफर बन सकते हैं। आराम से जाना, कैमरा लेके मत चले जाना, ठीक है। 13 नंबर, 13 नंबर में पहला पार्ट तो बेसिक है, क्योंकि ऊपर देखो तो एसिटिक एसिड है और HCl उसमें मिक्स कर रहे हैं, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड का मिक्सचर है ये, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक एसिड। तो पहले पार्ट में डिग्री पूछ ली गई उसी केस पर, और दूसरा पार्ट NaOH डालना है, और NaOH डालना है तो किससे रिएक्ट करेगा पहले, स्ट्रॉन्ग से या वीक से? स्ट्रॉन्ग एसिड से रिएक्ट करेगा, और स्ट्रॉन्ग एसिड से रिएक्ट करेगा तो अमाउंट तुम्हें पता है कि इस केस में ज़्यादा है, बफर सॉल्यूशन बनेगा। तो मतलब अगला क्वेश्चन एक तरीके से टाइट्रेशन प्लस बफर बोल सकते हो, जैसा चाहो बोलो इसको। फिर अगला, नहीं पीएच तो है हर क्वेश्चन में ही है वो। NaOH को टाइट्रेट कर रहे हो HA के साथ, ठीक है ना, और एंड पॉइंट तक टाइट्रेट कर रहे हो, K वगैरह दिया है, डिग्री निग्लिजिबल है ये भी दिया है, और इक्विवेलेंस पॉइंट पे पीएच पूछा है, एक तरीके से एंड पॉइंट पे पूछा है। तो अब बेस में एसिड डाल रहे हो तो एंड पॉइंट पे क्या मिलेगा?
लास्ट पॉइंट पे सॉल्ट मिलेगा ना, तो ये सॉल्ट वाला ही तो क्वेश्चन है। मतलब सबसे पहला काम हमें पेपर में यही करना है भाई, जो मैं यहाँ कर रहा हूँ। खड़ा होके क्वेश्चन आइडेंटिफाई एक बार हो गया तो अपन दिमाग में फिर पिक्चर आ जाएगी पूरी कि सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस में हमने क्या पढ़ा था। अच्छा अगला तुम लोग आइडेंटिफाई करो जल्दी जल्दी, 15 वाला किसका है? सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस पक्का? चलो ठीक है भाई, सोडियम सॉल्ट का पीएच पूछा है, मतलब सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस का केस। अच्छा अगला वाला 16 सॉल्युबिलिटी का है, उसमें भी दो सॉल्ट है जिनको मिला रहे हैं, तो साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी है कि नहीं, दो स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट की मिक्सिंग। ठीक है 17 जरा बताओ, ये भी सॉल्युबिलिटी पर ही है और एक फिक्स पीएच के सॉल्यूशन में सॉल्युबिलिटी पूछी गई है सॉल्ट एबी की। फिक्स पीएच के सॉल्यूशन में सॉल्युबिलिटी पूछी गई, अच्छा क्वेश्चन है सॉल्युबिलिटी पर ही। क्या बेटा? भाई देखो पहले तो एक ही पेपर, मतलब दो पेपर होते हैं, 1 2, और पेपर दो होते हैं तो उसमें आयनिक का कम से कम एक क्वेश्चन तो मिलेगा और दो भी मिल सकते हैं। भाई सबसे जो इम्पोर्टेंट मोस्ट प्रोबेबल टॉपिक है, मतलब मोस्ट प्रोबेबल का मतलब समझ सकते हो, प्रोबेबिलिटी 1 तो नहीं होगी कम से कम, कि मैक्सिमम जो चांस है, जो ट्रेंड दिख रहा है वो तुम्हारा रिसेंट ट्रेंड में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, थर्मोडायनेमिक्स, केमिकल काइनेटिक्स, आयनिक इक्विलिब्रियम, इनके क्वेश्चन डेफिनेटली नजर ही आ रहे हैं, इनके क्वेश्चन दिख ही रहे हैं। इसके अलावा सरफेस केमिस्ट्री के आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, बट ज्यादातर टाइम आ रहे हैं, इस टाइप के हैं। सॉलिड स्टेट में भी ऐसा ही है कि मतलब रिलेटिव प्रोबेबिलिटी अदर टॉपिक से ज्यादा है बट इन टॉपिक से कम है, जो पहले चार हमने नाम लिए थे। लिक्विड में भी ऐसे ही। रेडियो एक्टिविटी देखो आता है, हल्का फुल्का क्वेश्चन आता है, सीधा मतलब कोई कैलकुलेशन ज्यादा नहीं होती, हल्का फुल्का रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन, बैलेंस करनी हुई रिएक्शन या कोई सिंपल कैलकुलेशन, फिजिक्स में ज्यादा पूछ देते हैं वो। और इसी तरह मोल का अलग से क्वेश्चन काफी कम पूछा जाता है, वो मिक्स होके ही होता है टॉपिक में कैलकुलेशन, ठीक है ना। इसी तरह गैसियस स्टेट का अलग से कम पूछा जाता है, मिक्स होके ही आता है। एटॉमिक स्ट्रक्चर का आते हैं अलग से क्वेश्चन, बट कभी कभी आते हैं वो। केमिकल इक्विलिब्रियम अलग से बहुत ही कम पूछा जा रहा है, कभी थर्मोडायनेमिक्स के साथ मिला के, कभी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के साथ मिला के, कभी आयनिक के साथ मिला के, अलग से कम है क्वेश्चन केमिकल इक्विलिब्रियम के जो सेपरेट हो, ठीक है। और इसी तरह रेडॉक्स वगैरह के कभी कभी आ जाते हैं, ठीक है ना। इलेक्ट्रो के साथ मिक्स करके तो खैर वो आता जाता रहता है, लेकिन अलग से कभी कभी आता है। तो ये तुम्हारा ट्रेंड है पूरे टॉपिक्स का। तो तुम्हें जो मोस्ट प्रोबेबल हैं उन पर सबसे ज्यादा फोकस होना चाहिए, कहीं कोई कमी ना हो, आते ही मतलब क्वेश्चन आए तो हमसे हो भी जाए। और फिर इसके अलावा भी तुम्हें एक गाइडलाइन तो मैंने दे ही दी है, उसको लेते हुए चीजों को रिवाइज करो। चलो आगे वाला चेक करते हैं, ये किसका है 18? अच्छा पढ़ लिया। तो वीक एसिड ए बी है और इसकी PS3 पर सॉल्युबिलिटी पूछी गई, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड है। ये दोबारा टाइप हो गया क्या? हाँ ये दोबारा ही हो गया भाई, मतलब सेम ही है। अगला वाला तुम्हें टाइट्रेशन कर भी दिख रहा है पीएच वाला, तो टाइट्रेशन पर है, ये 20 में क्वेश्चन पूछा गया था। अब इसमें क्या आंसर की कई समस्याएं आ गई थी। एक तो कुछ लोगों ने यहाँ पे लेके पीएच जो आ रही है उससे कैलकुलेट किया, कुछ आ रहा था आंसर। कुछ लोगों ने इसका मिड पॉइंट जो लगा उन्हें रफली वो लेते हुए कैलकुलेट किया, तो कुछ और आया आंसर, ठीक है ना। तो
जेई में आंसर की एक रेंज दे दी थी, पहले एग्जैक्ट दिया था, बाद में उसको एक रेंज में कंसीडर किया था करेक्ट। तो ये टाइट्रेशन पे। अगला 20 में तुमसे केएसपी दिया है, ओवरऑल डिसोसिएशन कांस्टेंट, ये 20 में आया है। तो अब देखो सॉल्बिलिटी पे ऐसा नहीं कि डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहा है, सॉल्बिलिटी पे इसी तरीके के आ रहे हैं, कभी कॉमन आयन में, कभी कोई पीएचडी सॉल्यूशन की उसमें सॉल्बिलिटी पूछ ली, इस तरह के क्वेश्चन सॉल्बिलिटी पे ज्यादा आ रहे हैं, कभी दूसरा सॉल्ट पड़ा है साइमल्टेनियस सॉल्बिलिटी पूछ ली। इसके बाद ये 21 नंबर क्वेश्चन, ये तुम्हें अलग अलग सॉल्यूशन दिए हैं और उनके बारे में बताना है, तो ये मिक्स टाइप का थोड़ा सा क्वेश्चन है, ठीक है, 18 का है बस। तो तुम्हें अगर एक बार नजर डालें हम, तो देखो सॉल्बिलिटी वाले क्वेश्चंस हैं किस किस टाइप के, टाइट्रेशन वाले क्वेश्चंस हैं कुछ, इसके अलावा सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस वाले क्वेश्चन हैं, बफर वाले क्वेश्चन है, दिख रहा है ना, मैं स्क्रॉल कर रहा हूं। तो जो पूछा जा रहा है वो इन्हीं पार्ट से सीधा सीधा पूछा जा रहा है, मतलब इससे अलग हटके क्वेश्चन बहुत ही कम आ रहा है, हो सकता है आ जाए कभी, उसको बोल नहीं सकते, बट वो कम आ रहा है, रिलेटिवली इन्हीं पार्ट्स को कवर करते हुए ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है भाई। तो अब इन पार्ट्स में हम कुछ सेलेक्टेड बातें करेंगे, कुछ क्वेश्चंस के थ्रू और कुछ वैसे, जैसे